डीएनए में अब हम उस सन्नाटे का विश्लेषण करेंगे जो दिल्ली से लेकर पंजाब और गोवा तक फैला हुआ है। और इस सन्नाटे में आम आदमी पार्टी की उदासी थी। दिल्ली में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी को पंजाब और गोवा के विधानसभा चुनाव से आज बहुत उम्मीदें थीं। आम आदमी पार्टी आज विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इसके लिए बाकायदा जश्न की पूरी तैयारी की गई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर और आम आदमी पार्टी के ऑफिस को जीत के जश्न के लिए सजाया गया था। नतीजे आने के पहले ही जनता को जीत के लिए धन्यवाद देने वाले पोस्टर और बैनर लगा दिए गए थे। पंजाब और दिल्ली दोनों जगहों पर मिठाई के साथ साथ पटाखे और ढोल का इंतजाम भी किया गया था। लेकिन जैसे ही चुनाव के रुझान आने शुरू हुए, आम आदमी पार्टी के लिए दिन का उजाला अंधेरे में तब्दील हो गया। इस वक्त हम दिल्ली के फ्लैगस्टाफ रोड पर खड़े हैं, वही स्थान जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते हैं। चुनावों के नतीजों को देखते हुए यहां बड़े इंतजाम किए गए थे। भीड़ को संभालने के लिए बैरिकेड लगाया गया है, बड़ा स्क्रीन लगाया गया है, गुब्बारे लगाए गए हैं और एक स्टेज बनाया गया है। और इतना ही नहीं, रेड कारपेट भी बिछाया गया है। जहां आम आदमी पार्टी पंजाब को जीतने के सपने देख रही थी, वहीं आज उनके सपनों को बड़ा झटका लगा है और आम आदमी पार्टी दिल्ली तक सीमित रह गई है। पुलिस वाले खड़े हैं, इधर आप देखेंगे तो मीडिया वाले आपको दिखाई देंगे। लेकिन जिस भीड़ को काबू करने के लिए बैरिकेड लगाए थे, वो भीड़ नहीं आई, क्योंकि नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं आए। और इस वक्त यहाँ सन्नाटा पसरा है और ये आम आदमी पार्टी की उम्मीदों को बड़ा झटका है, खासकर ब्रांड केजरीवाल का बड़ा झटका, क्योंकि आम आदमी पार्टी केजरीवाल के चेहरे के साथ पंजाब चुनाव में उतरी थी। यानी पंजाब की जनता ने केजरीवाल के चेहरे और आम आदमी पार्टी को नकार दिया। हालांकि फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए कंसोलेशन, या कहें कि कंसोलेशन ये है कि वो अब भी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि वो अकाली दल से कुछ ही आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। तो राजनीति में जब उम्मीदें ज्यादा हो जाती हैं तो कई बार ऐसा भी होता है। गोवा जैसी स्थिति मणिपुर की भी है, जहां किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। मणिपुर में 60 सीटें हैं, जिनमें से 28 पर कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि 21 सीटों पर बीजेपी जीती है। 4 सीटों पर नागा पीपल्स फ्रंट ने जीत हासिल की है और नेशनल पीपल्स पार्टी को भी 4 सीटें मिली हैं, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने एक सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट गई है। वैसे मणिपुर में बीजेपी का प्रदर्शन ऐतिहासिक है, क्योंकि वर्ष 2012 में बीजेपी को यहां एक भी सीट नहीं मिली थी और 2017 में बीजेपी ने 21 सीटों पर जीत हासिल की। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी को समर्थन का ऐलान कर चुकी है और नागा पीपल्स फ्रंट ने भी साफ किया है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस को 2012 में 42 सीटें मिली थी, यानी कांग्रेस को यहां 14 सीटों का नुकसान हुआ है, जबकि बीजेपी को 21 सीटों का फायदा हुआ है। लेकिन फिर भी अभी तक ये साफ नहीं है कि मणिपुर में सरकार किसकी बनेगी। वैसे मणिपुर से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट यह है कि यहां 16 वर्षों तक मानवाधिकार की लड़ाई लड़ने वाली इरोम शर्मिला को बहुत बुरी हार मिली है। इरोम शर्मिला ने मणिपुर की थौबल सीट से चुनाव लड़ा था और उन्हें सिर्फ 90 वोट मिले हैं। जी हां, 90 वोट्स। ये नोटा यानी नन ऑफ द अबाव से भी कम है। इस पर नोटा का बटन 143 लोगों ने दबाया है। नोटा का इस्तेमाल कोई वोटर तब करता है जब उसे लिस्ट में शामिल कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आता। आपको बता दें कि इरोम शर्मिला आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के विरोध में 16 साल से अनशन कर रही थी और वर्ष 2016 में ही उन्होंने अपना अनशन खत्म करके राजनीति में प्रवेश करने का फैसला लिया था। इसके लिए उन्होंने पीपल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस के नाम से एक पार्टी बनाई और चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली। इरोम शर्मिला पिछले कई वर्षों से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 यानी एफस्पा का विरोध कर रही थी और मानवाधिकारों की लड़ाई लड़ने की वजह से उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सम्मानित भी कर चुकी हैं। लेकिन शायद मणिपुर की जनता को आयरन लेडी इरोम शर्मिला की बातों पर यकीन नहीं हुआ और मणिपुर की जनता ने उन्हें सिर्फ 90 वोट दिए। इस हार से आहत होने के बाद शर्मिला ने अब राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इरोम शर्मिला को मीडिया ने बहुत बड़ी शख्सियत बना दिया और उन्हें
इतना हाइप किया गया और इसी हाइप के कारण शायद उन्हें यह भरोसा हुआ होगा कि वो चुनाव जीत सकती हैं। लेकिन भारत में मीडिया की समस्या यह है कि वो लोगों से कटा हुआ होता है, उन्हें लोगों की असली लोकप्रियता के बारे में अंदाजा नहीं होता और इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो मीडिया में सुपरस्टार बन जाते हैं वो हकीकत में उतने लोकप्रिय नहीं होते। और इरोम शर्मिला को भी मीडिया में इतनी स्पेस मिलने की वजह से, मीडिया में उनके बारे में इतना छपने की वजह से और उनके बारे में इतनी हेडलाइंस बनने की वजह से अपने बारे में शायद उन्हें गलतफहमी हो गई होगी कि वो बहुत लोकप्रिय हैं और वो जीत जाएंगी। कुछ और बड़ी बातें हैं जो आपको आज जाननी चाहिए। बड़ी बात यह है कि इस बार परिवारवाद की हार हुई है। उत्तर प्रदेश में यादव परिवार की हार हुई है और पंजाब में बादल परिवार की हार हुई है। अमेठी जिले में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 4 सीटें हार गई है, जबकि अमेठी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। रायबरेली जिले में 6 सीटों में से 4 कांग्रेस पार्टी हार गई है। यहां पर भी आपने देखा होगा, इसका मतलब यह है कि लोगों ने कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ वोट किया है। और अब आखिरी बात आपसे हम ये करना चाहते हैं कि आपने आज सुबह से अलग अलग न्यूज चैनल्स पर चुनावी नतीजों का विश्लेषण देखा होगा। आप सुबह से ही टीवी पर चिपक गए होंगे। इस दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि कई न्यूज चैनल्स ने रुझान आने से पहले ही चुनाव के नतीजों को और रुझानों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की और जब रुझान आने का सिलसिला शुरू हुआ तब कई न्यूज चैनल्स ने प्लस और माइनस का गेम खेलकर देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उनके पास सबसे तेजी से रुझान आ रहे हैं, ये दावा करने के लिए कि सबसे तेज रुझान, सबसे तेज नतीजे उनके चैनल पर हैं। जी न्यूज़ भी सुबह 6 बजे से लगातार नतीजों का विश्लेषण कर रहा था, लेकिन आज जो कुछ हुआ वो बड़ा दिलचस्प था। हमने देश के सामने रुझान उसी वक्त रखे जब वो आधिकारिक तौर पर हमारे पास आ रहे थे। इस दौरान कई दर्शकों ने सोशल मीडिया पर हमसे ये सवाल पूछने शुरू किए कि बाकी न्यूज चैनल्स के मुकाबले जी न्यूज के रुझान और नतीजे इतनी धीमी रफ्तार से क्यों दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों का उपयोग कर रहे थे और जैसे ही हमारे पास रुझान आने का सिलसिला शुरू हुआ हमने पूरी ईमानदारी से आपको एक एक अपडेट दिया। अब सवाल यह है कि जब तमाम न्यूज चैनल्स के पास एक ही सोर्स यानी इलेक्शन कमीशन के जरिए सारे रुझान आ रहे थे तो फिर अलग अलग न्यूज चैनल्स के रुझान अलग अलग कैसे हो सकते हैं। आपने नोट किया होगा कि एक ही वक्त अलग अलग न्यूज चैनल्स पर अलग अलग रुझान आ रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने अपने न्यूज रूम में मैन्युअली उस फीड को टेम्पर करने की कोशिश की, उन आंकड़ों को टेम्पर करके उन्हें बढ़ा दिया। हर कोई यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो सबसे तेज है। आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि अलग अलग न्यूज चैनल्स के न्यूज रूम में डेटा को मैन्युअली मैनेज किया गया और सभी संपादकों ने चुपचाप इसे होने दिया। ये एक बहुत गंभीर विषय है जिस पर चुनाव आयोग को ध्यान देने की जरूरत है और हम ये चाहेंगे कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। हमारे देश में चुनावी नतीजों को लोकतंत्र के उत्सव के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन जिस वक्त बड़े बड़े न्यूज चैनल्स रुझान का प्लस और माइनस वाला खेल खेल रहे थे बिना किसी साइंटिफिक डेटा के, बिना आंकड़ों के, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उनके पास तेज नतीजे आ रहे हैं, उस वक्त पूरा देश जी न्यूज के साथ सत्ता का गुलाल खेल रहा था। आज हमने आपके लिए विशेष तैयारी की थी और जी न्यूज की कवरेज में बोरिंग एक्सपर्ट्स नहीं, लंबे लंबे विश्लेषण नहीं, लंबे लंबे चुनावों के नेताओं के भाषण नहीं, बल्कि ऐसे मनोरंजक किरदार आज थे जो लोगों को चुनावी नतीजों के साथ साथ हंसने, मुस्कुराने और सूफी संगीत का आनंद लेने का मौका दे रहे थे। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो ये एक उत्सव की तरह दिख रहा था। इस दौरान फिल्म शोले के किरदार गब्बर और सांबा के संवाद ने भी लोगों का बहुत मनोरंजन किया। इसलिए हमने आपका मूड थोड़ा हल्का करने के लिए हमारी इलेक्शन कवरेज का एक छोटा सा वीडियो एल्बम तैयार किया है। 2 दिन के बाद होली आ जाएगी और हमें उम्मीद है कि यह एल्बम होली से ठीक पहले आपको पसंद आएगा, क्योंकि होली तो असल में 13 तारीख को है, लेकिन राजनीति की दुनिया में आज ही होली का उत्सव मनाया गया है।
अरे यूपी की जीत पे कोई म्यूजिक तो लगा, अरे कोई गाना तो सुना। जो हुक्म सरदार। यूपी वाले बाबू जरा गाना बजाते, यूपी वाले बाबू जरा गाना बजा। बउआ को भी सुनते होंगे। आज बउआ दिखाते हैं हम आपको। रौनक आ गया फन की बात लेके। अब 8:30 बजे आप देखते हैं वीकेंड में। पहले तो मैं ये दिखाऊंगा, वोट मैंने नहीं, मेरी उंगली ने दिया है। ये बउआ लिख के लाया है। अब इसको रख देते हैं। मैं बिल्कुल आपने एक चीज नोटिस की मनोज जी, बउआ ने जो जैकेट पहना है ये गुजराती स्टाइल में ज्यादा है आज। तो यूपी को गुजरात पसंद है। इनको ये पॉकेट में लगाया तो मैंने कहा बहुत अच्छा कपड़ा है, तो बोले नैपकिन है। नैपकिन, हाँ। कई लोग रोते हुए मिले थे मुझे नीचे। रुझान जो आ रहे थे सबसे पहले जी न्यूज़ पे, थोड़ा पीछे चल रहे थे हम लोग। कई चैनल्स ने मंत्रालय भी बांट दिया है अभी तक कि कौन सा मंत्री किसका बनेगा। और कई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चला दी जीत के बाद। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में उन्होंने रोल बैक किया कि नहीं ये 2014 वाली थी। अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के मुख्यमंत्री बन रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन रहे हैं? नहीं, उनका अभी कौन सी फिल्म आई है, बद्री की दुल्हनिया, उसका रिव्यू का कुछ चल रहा है। कई सारे हमने बनाया है। आप गेस करिए कौन किसको दिखा रहा है। सॉरी पापा। कमेंट्री रोहित जी की होगी। हाँ, सॉरी चाचा। फिर से अखिलेश जी कह रहे हैं। सॉरी मम्मी, राहुल गांधी कह रहे हैं। ओके, सॉरी भाभी, आप कह रहे हैं? कार्यकर्ता कह रहे हैं। मुझे लगा आप कह रहे हैं। अच्छा, और ये आखिरी, बीजेपी को मोदी ने नहीं राहुल ने जिताया है। ये आप कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ट्विटर पे कह रहा है और आपके आंकड़े कह रहे हैं। और लेकिन फिर भी राहुल जी ने कभी घमंड नहीं किया। मिशेल ओबामा जी, और ओबामा जी के बारे में काफ़ी बात करी थी राहुल जी ने कि जब भी ओबामा जी के घर जाएंगे अखिलेश जी तो मिर्ज़ापुर की चादर होगी, कालीन होगा। इसके अलावा जौनपुर का क्या कहते हैं वो बरनी होगी, आप समझ लीजिए जो होगा पतीला होगा। तो पतीले में छेद हो चुका है और मिर्ज़ापुर की कालीन फट गई है। और राजीव शुक्ला जी का एक स्टेटमेंट आया था कि विकास खो गया है, वोट बैंक की राजनीति है। जो उन्होंने नहीं कहा वो है कांग्रेस का वोटर, एक्चुअली वो भी खो गया था।
तौर पे स्टूडियो प्रोग्राम में ताली बजाने की परंपरा नहीं होती, लेकिन हम आपके लिए ताली बजाएंगे। आप क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हैं, हाँ जी। एक बाहरी व्यक्ति का एक पर्सपेक्टिव हमें दीजिए। हालांकि आप रहे हैं यहाँ बहुत वर्ष तक, हाँ जी जी। पर फिर भी एक आपका जो पर्सपेक्टिव होगा वो अलग होगा यहाँ के लोगों से। हाँ, 2-3 बात कहना चाहता है। सबसे पहले जब मैं गया यूपी में, मैं बहुत कोशिश किया कि मुझे इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, मैं थोड़ा सा बाहर देखा, लेकिन बार बार हम देखा है कि जहाँ भी गया मोदी 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 मोदी। तो मैं बहुत कोशिश की कि लोगों को पकड़ना है जो बीजेपी का नाम नहीं दे रहा था, लेकिन मिल नहीं पाता था, बहुत मुश्किल हुई है। ये पहले वाला चीज़ है। दूसरा चीज़ है, ये जो हम देखा है, हमको लगा है कि व्हेन कॉस्ट ओ कास्ट एंड क्रीड, हमको ये नहीं नज़र आ रहा था कि ये कोई स्पेसिफिक ग्रुप है। हम जिससे मिलता है, कम उम्र का जो लोग हैं अंडर 30s, वो सब बोल रहा है। ये सेकंड हम बोल सकता है। थर्ड, कल ही लखनऊ जाना में हम कुछ एसपी वाला लोगों को मिला, उसका अलावा कभी कभी अचानक में किसी को मिला। लेकिन एक चीज़ हमको बड़ा अजीब लगा, हमने सोचा कि आप पार्टी जो केजरीवाल जी है वो तो पिछली बार लोकसभा में बनारस में खड़ा हो गया था, वो काफ़ी कुछ वोट्स मिला, मोदी जी तो काफ़ी ज़्यादा वोट्स मिलेगा, तो वहाँ पर कुछ उसका जरूर होगा। तो मैंने वहाँ सड़क में बोलने लगे कि झाड़ू झाड़ू वाला कहाँ है, तो असली झाड़ू वाला हमारा पास पहुँचा दिया। तो मैंने बोला नहीं नहीं आपसे नहीं, तो फिर दूसरे चिल्लाए रहे केजरीवाल, हम बोलते हाँ 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 जो भी है, था नहीं। तो झाड़ू वाला से मैंने पूछा ये दूसरा झाड़ू वाला कहाँ है, तो वो क्या बोला, अरे 11 महीना पहले चले गया और वापस नहीं आया। मैंने ऐसे गोरे ही बोलते हैं, हाँ। सही लफ्ज़ है, पॉलिटिकली करेक्ट भी है। तो उसमें अक्सर अपने देश में कुछ लोग समझते हैं आपने गोरा कह दिया, बुरी बात नहीं, वो ये शब्द है, ये काले और गोरे का। तो ऐसे गोरे मैंने बहुत कम देखे जो किसी रीजनल एक्सेंट को अपनाते हो। मतलब इनकी जो हिंदी है वो ऐसी नहीं है कि जो शुद्ध इधर की हिंदी होती है दिल्ली की, ये बिहार के एक्सेंट पे जाते हैं। तो ऐसे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे अंग्रेज के पले बड़े। हाँ, ऐसे अंग्रेज बहुत कम मिलेंगे, हालांकि ऑस्ट्रेलियन है। और वैसे उनका कहना ये भी है कि मुझे हिंदुस्तान में लोग पूछते इसलिए क्योंकि उनको समझ में आता है कि ये गोरा हिंदी कैसे बोल रहा है। और वो भी बिहार के अंदाज में। अरे ओ साहब, अब इन्हें मोदी लहर से कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ मोदी। कौन? मोदी सरकार। अरे ओ साहब, देख तो जरा आज कौन खेल रहा है होली। बीजेपी वाले सरदार। अरे ओ साहब, जरा एक बात तो बता, किसकी निकली वोटों की बारात, कौन बना सरदार और किसकी बनेगी सरकार? सरकार जिसे गंगा ने बुलाया उसे यूपी वालों ने भी जिताया। तो अब यूपी में भी आएंगे अच्छे दिन। अरे ओ साहब, बहुत यारा लगता है रे। सरदार बहुत ज्यादा याराना। तो फिर हार कैसे गए रे? सरदार जनता को याराना नहीं, सड़क पानी और खाना चाहिए। लौंडों को अच्छा मजा चखा है। अरे ओ साहब, कितने आदमी थे रे? ऐसे कमाल के प्रधानमंत्री हम लोगों ने कहीं नहीं देखे। मोदी जी, मुझे क्या है? सरदार उधर दो, इधर एक। फिर भी खेल हार गए। ये हाथ हमको दे दे बबुआ, ये हाथ हमको दे दे। हमने आज के इस चुनावी कवरेज को सटीक बनाने के लिए और मनोरंजक बनाने के लिए आज बहुत मेहनत की थी, और हम चाहते थे कि आपको आज एक अलग ही अनुभव मिले। और आप सब ने भी आज की हमारी कवरेज को पूरे दिन देखा, उसकी तारीफ की, उसकी सराहना की, और आप दिन भर हमारे साथ जुड़े रहे, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।